नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूडेमी क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जयप्रकाश कदम जी की कहानी तलाश। तो ये जो तलाश कहानी है, यह दलित विमर्श पर आधारित कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जयप्रकाश कदम। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं रामवीर सिंह गुप्ता और रामवती। हालांकि रामवती जो है एक पात्र के रूप में कुछ कर नहीं रही है, बस इसकी बात कही गई है। ठीक है। तो जो रामवीर सिंह है एक सरकारी अधिकारी हैं जो कि दलित हैं, है ना। क्योंकि इनके पास क्योंकि एक सरकारी अधिकारी है, इसलिए इनसे कोई इनकी जाति नहीं पूछता। दूसरे हैं गुप्ता, जो कि एक मकान मालिक है, बनिया है ना। और इन्हीं के मकान पे जो है किराए पर रामवीर सिंह रह रहे हैं। ठीक है। ये जात से बनिया है और रामवीर सिंह के मकान मालिक हैं। रामवती जो कि दलित स्त्री है, चूहड़ी जात की। ठीक है। जो रामवीर सिंह है वो रामवती को अपने यहाँ पर खाना बनाने और साफ़ सफाई का काम करने के लिए रखते हैं। तो ये जो कहानी है इन्हीं तीनों के जो है इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी शुरू होती है मकान के ढूंढने से, और मकान की ढूंढने पर ही ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी कथा वस्तु क्या है। तलाश कहानी जयप्रकाश कदम जी के अनुभवों पर आधारित है। इस कहानी में उन्होंने अपने साथ बीती घटित घटनाओं, प्रसंगों और समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव और प्रताड़ना को जगह दी है। भारतीय समाज की जातीय आधारित संरचना दलित के शोषण का मुख्य कारण है। इस समाज में उपस्थित भेदभाव के कारण एक दलित अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो जयप्रकाश जी हैं, उनकी रोजगार यात्रा बहुत लंबी रही है। उनको तबादलों के दौरान एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता था। उनको एक दलित होने के नाते किराए के मकान तलाशने में जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, उसका लेखा जोखा उन्होंने इस कहानी में लिखा है। जिस तरह दलितों को किसी नई जगह जाने पर रहने के लिए उच्च वर्गीय लोग अपने मोहल्ले में किराए पर मकान नहीं देते, उसी प्रकार के अनुभव जयप्रकाश जी को भी कई स्थानों पर मिले हैं। उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला। उनसे सवर्णों द्वारा बार बार जाति पूछी गई। दलित बिरादरी की जानकारी मिलते ही उच्च जातीय लोग किराए पर मकान देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। छुआछूत और भेदभाव के अनुभव अंततः मानसिक हीनपोध में बदल जाते हैं। इसके अलावा जाति आधारित भेदभाव एवं मानसिक उत्पीड़न की प्रक्रिया से गुजरने वाले दलितों के अनुभव कदम जी महसूस करते रहे हैं। तलाश कहानी का रामवीर कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश जी स्वयं ही है। कहानी में सृजित रामवीर और रामवती दोनों चरित्र तत्कालीन समय में कहानीकार के अनुभवों से निर्मित जीवन संदर्भ और मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। तलाश कहानी समाज में प्रचलित जातिवाद और दलित शोषण के खिलाफ मुक्ति संघर्ष की अभिव्यक्ति है। इस कहानी के माध्यम से जयप्रकाश कदम जी ने एक और समाज की जड़वादी मानसिकता की आलोचना की है, तो वहीं दूसरी ओर दलितों में पैदा हुए आत्मसम्मान, वैचारिकी, ज्ञान, संघर्ष आदि को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज की संरचना जातिवादी रही है। समय के अनुसार इन परंपराओं और संरचना में जो बदलाव आना चाहिए था वह संभव न हो सका। वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास के कारण लोगों के रहन सहन में तो बदलाव आ गया था, लेकिन सोच जैसी की तैसी ही जड़वादी रही, जिसके कारण समाज की संरचना जाति आधार पर और अधिक जटिल होती चली गई। जातिवाद का यह दानव भारतीय व्यक्ति के मन में इस तरह घर कर गया है कि दलित व्यक्ति चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाए, लेकिन जाति के आधार पर हमेशा शोषण का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज में यदि कोई दलित पढ़ लिख भी जाता है तो उसको लोगों का कटाक्ष सहन करना पड़ता है। सदियों से चली आ रही इस संरचना को बदलने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर जो भी अमानवीय व्यवहार दलितों के साथ हुआ है, उस व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि जाति के आधार पर दलित की कुशलता को नकारा जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है तो यह उचित नहीं है। इन सभी अन्यायों, शोषण, अत्याचार, भेदभाव से उपजी मानसिक शोषण की त्रासदी एक दलित को विद्रोह करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार तलाश कहानी जो है वो दलित शोषण, वेदना और विद्रोह से परिचित कराती है हमारा। तो इस तरह प्रस्तुत कहानी जयप्रकाश कदम जी की आत्मकथात्मक कहानी है। इसे हम उनकी आत्मकथात्मक कहानी कह सकते हैं, जिसे कि रामवीर के पात्र के रूप में तराशा गया है। रामवीर को जिस प्रकार मकान को लेकर नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार जयप्रकाश जी को भी जीवन के किसी मोड़ पर इस प्रकार के भेदभाव और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह कहानी उनके तजुर्बों पर ही आधारित है। तो कहानी मकान के तलाश से शुरू होकर मकान की तलाश पर ही खत्म हो जाती है। वास्तव में यह तलाश समानता की तलाश है।
जिसे लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से कहानी के शीर्षक तलाश से प्रकट की है। कमरे की तलाश रामवीर की मनोवैज्ञानिक तलाश को प्रतिबिंबित करता है, जिसका सामान्य सा अर्थ यह है कि दलित संघर्ष की समाप्ति अभी निकट भविष्य में भी संभव नहीं, अतः यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। इस संघर्ष की समाप्ति के लिए जनचेतना, शिक्षा व निरंतर संघर्ष की बहुत आवश्यकता है। इस कहानी में रामवीर अपने आसपास फैली भेदभाव की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। बदलाव की जो भावना रामवीर के जहन में पनप रही है, वह अकारण ही नहीं बल्कि समाज में व्याप्त मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और समाज में स्थित जातीय शोषण ने उसे मजबूर किया है कि सदियों से चली आ रही अमानवीय प्रथाओं में बदलाव लाया जाए। बात करते हैं हम इसकी कथावस्तु की। तलाश कहानी का जो प्रारंभ है वो रामवीर की मकान की तलाश से शुरू होता है और रामवीर जो है वह एक व्यापार कर अधिकारी है। पिछले 1 सप्ताह से वो गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। अब क्योंकि गेस्ट हाउस की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, वहाँ एक लंबे समय तक ठहरना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था में जो रामवीर है वो तय करता है कि वो एक किराए का मकान तलाश लेगा और बड़े ही इत्मीनान से वो अपने लेखन कार्य पर फिर ध्यान केंद्रित करेगा। और यहाँ से रामवीर की एक किराए के मकान के लिए जो तलाश है वो शुरू हो जाती है। वो कई मकान देखता है, कुछ मकान उसको पसंद नहीं आते और कुछ के मालिकों की शर्तें उसे स्वीकार नहीं होती। काफ़ी मशक्क़त के बाद रामवीर को एक मकान पसंद आता है जो उसकी आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुकूल होता है। यह मकान किसी गुप्ता का है। गुप्ता भी अन्य मकान मालिकों की तरह रामवीर से उसके बारे में जानकारी लेता है, पूछता है। और जब उसे पता चलता है कि रामवीर एक व्यापार कर अधिकारी है था अर्थात एक सरकारी अधिकारी है, तो तुरंत मकान किराए पर देने के लिए वो उसे तैयार हो जाता है और इस तरह रामवीर भी फिर राहत की सांस लेता है। कहानी के बीच में रामवीर को जिस भयानक समस्या का सामना करना पड़ता है उससे अवगत कराया गया है। रामवीर रामवती को साफ सफाई के लिए लगाता है। उसके काम से खुश होकर रामवीर उसे खाना पकाने का काम भी सौंप देता है। रामवती के लिए तो और अच्छा हो जाता है कि उसके पास जीविका का साधन आ जाएगा, यानी पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वह एक दलित स्त्री है ना। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। गुप्ता की बीवी जो कि कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड में जाति भेदभाव, इन सब में अधिक विश्वास रखती है, उससे रामवती के घर में प्रवेश से आपत्ति होती है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि रामवती एक दलित स्त्री है, एक दलित है, उसकी जाति चूड़ी जाति है। यदि वह घर की वस्तुओं को छुएगी तो संपूर्ण घर को अशुद्ध तो कर देगी। मतलब उसकी बीवी को ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे घर की किसी भी चीज़ को छुएगी या हमारे घर को छुएगी तो हमारे घर को अशुद्ध कर देगी, अपवित्र कर देगी, है ना। तो इस बारे में गुप्ता की बीवी गुप्ता के कान भरती है, गुप्ता से बताती है कि ये जो होगा सरकारी अधिकारी होगा तो होगा, लेकिन क्या ये हमारे घर को इस तरीके से अपवित्र करेगा। तो ये सारी बातें वो उससे कहती है। तो परिणाम स्वरूप जो गुप्ता है वो रामवीर से रामवती को काम से हटाने की बात कहता है। लेकिन जो रामवीर है वो एक तर्कशील व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो गुप्ता को समझाने की कोशिश करता है ना, कि सभी इंसान जो है वो संविधान के सामने बराबर है। हमारा जो ये देश है वो संविधान से चल रहा है, जाति पाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन जो गुप्ता है उसके ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वह शर्त रख देता है कि अगर रामवती को काम पर रखोगे तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, रामवती को काम से हटा दो, नहीं तो फिर तुम कमरा खाली कर दो। तो कहानी के अंत में जो रामवीर है वो गुप्ता की बात को नहीं मानता, है ना, उसकी बात को नहीं मानता और कमरा खाली करने को तैयार हो जाता है। और उस दिन वो काम पर ना जाकर दूसरे के मकान की तलाश में जुट जाता है और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान होता है, अनुभूति होती है कि रोजगार की तलाश में इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तथा नए स्थान पर तबादला हो जाने से कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। घर इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इस कहानी में जो रामवीर है वो भी एक ऐसे ही मकान की तलाश में है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हो और जहाँ का माहौल जो है वो शांतिमय हो, जहाँ पे ऐसी कोई बुराई ना हो, जाति भेदभाव जैसा कोई तत्व ना हो। तो इस तरह जो तलाश है वो एक प्रतीकात्मक शीर्षक है ना, जो कि रामवीर की मनोवैज्ञानिक तलाश को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि यहाँ पे उसका एक मकान को तलाश करना सिर्फ मकान को तलाश करना नहीं है, बल्कि ये समानता की तलाश है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।